बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है न्यायिक सक्रियतावाद। 3-4 बिंदुओं के अंतर्गत हम इसको समझेंगे। एक तो सबसे पहले हम इसका अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसके विविध रूप और मान्यताएं, उसके बाद इसकी आलोचना और लास्ट में हम इसके महत्व और सीमाओं को भी रेखांकित करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसका अर्थ देख लेते हैं। न्यायिक सक्रियतावाद का आशय है संविधान, कानून और अपने दायित्वों के प्रसंग में कानूनी व्याख्या से आगे बढ़कर सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों और सामाजिक आर्थिक न्याय की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए संविधान और कानून की रचनात्मक व्याख्या करते हुए जन साधारण के हितों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना ही न्यायिक सक्रियतावाद है। न्यायिक सक्रियतावाद के जो विकासक हैं उनमें प्रमुख रूप से पीएन भगवती का नाम भी आता है, जिन्होंने 1982 में कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने विगत 2 वर्षों से देश में विद्यमान सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए समस्त व्यवस्था में सक्रिय दृष्टिकोण अपना लिया है। अब हम इसके विविध रूप और मान्यताओं पर चलते हैं। पहला इसका रूप है जनहितकारी अभियोगों को मान्यता। ये पीड़ित व्यक्ति की जो संकुचित धारणा है उसके स्थान पर जो है अब इसने वर्ग कार्यवाही और लोकहित में कार्रवाई ने ले लिया है। अब जो है अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट का कोई विषय है लोकहित का, तो उसमें कोई भी व्यक्ति जो है लोकहित के संरक्षण में न्यायालय जा सकता है। दूसरा जो इसका रूप है वो कानूनी न्याय के साथ आर्थिक सामाजिक न्याय पर भी बल है। आज न्यायपालिका केवल कानूनी न्याय प्रदान करने वाला ही नहीं है, बल्कि वो आर्थिक सामाजिक न्याय को साकार करने पर भी बल देता है। तीसरा जो इसका रूप है वो शासन की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण है। कई दफ़ा जो है कार्यपालिका के अधिकारी अपनी स्वाविवेक की शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन न्यायपालिका ने जो है उन पर एक नियंत्रक की भूमिका निभाई है। नेक्स्ट जो है वो है शासन को आवश्यक निर्देश देना। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने न्यायिक सक्रियता के आधार पर ही जो है समस्त जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें पहले से ही बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका तो प्राप्त कर ही ली है, और इन्होंने ये देखा है कि जांच एजेंसियां उच्च पदस्थ व्यक्तियों के विरुद्ध जांच कार्य में ढिलाई बरत रही हैं। तब न्यायालय ने विभिन्न जांच एजेंसियों को अपना कार्य ठीक ढंग से करने के निर्देश भी दिए हैं। नेक्स्ट, अब हम इसकी आलोचना पर चलते हैं। न्यायिक सक्रियतावाद की अपनी आलोचनाएं रही हैं, जैसे कि न्यायाधीश किसी भी मौजूदा कानून को ओवरराइड कर सकते हैं, इसलिए स्पष्ट रूप से संविधान द्वारा तैयार की गई जो सीमा रेखा है उसका उल्लंघन है। दूसरी इसकी आलोचना बनती है कि न्यायाधीशों की जो न्यायिक राय है अन्य मामलों पर शासन करने के लिए मानक बन जाती है। इसके अतिरिक्त निर्णय निजी या स्वार्थी उद्देश्यों से प्रेरित भी हो सकते हैं, जो जनता को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। तीसरी आलोचना है कि अदालतों के बार बार हस्तक्षेप के कारण लोगों का विश्वास जो सरकारी संस्थान हैं उनकी गुणवत्ता, अखंडता और दक्षता के प्रति जो है वो कम हो जाता है। हालांकि कुछ पक्ष में भी तर्क दिए गए हैं न्यायिक सक्रियता के, कुछ अच्छी बातें भी हैं, जैसे यह अन्य सरकारी शाखाओं में चेक और शेष राशि की एक प्रणाली प्रदान करती है। न्यायिक सक्रियता रचनात्मकता से युक्त एक नाजुक अभ्यास है। यह न्यायिक निर्णयन में आवश्यक नवाचार लाती है, नयापन लाती है। दूसरा जो है इसके पक्ष में जो तर्क दिया जा सकता है वो है न्यायिक सक्रियता न्यायाधीशों को उन मामलों में अपने व्यक्तिगत ज्ञान का उपयोग करने का अवसर प्रदान करती है जहां कानून संतुलन प्रदान करने में विफल रहा है। इसके अतिरिक्त जो है न्यायिक सक्रियता भी मुद्दों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यही कारण है कि यह स्थापित न्याय प्रणाली और उसके निर्णयों में त्वरित विश्वास कायम करती है। नेक्स्ट, इसके पक्ष में जो बात कही जा सकती है वो है कि कई बार सार्वजनिक शक्ति लोगों को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए न्यायपालिका के लिए सार्वजनिक शक्ति के दुरुपयोग को जांचना भी आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट जो है ये तेज़ी से उन विभिन्न मुद्दों पर समाधान करने का भी एक अच्छा विकल्प है जहां विधायिका बहुमत के मुद्दे पर फंस जाती है। तो ये इसके कुछ पॉजिटिव
एस्पेक्ट थे। अब हम अगर इसके महत्व की बात करें तो जब विधायिका बदलते समय के अनुरूप आवश्यक कानून बनाने में विफल रही हो और सरकारी एजेंसियां भी ईमानदारी से अपने प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में बुरी तरह विफल हो जाएं, तो फिर जनता के लिए न्याय प्रदान कराने में, संवैधानिक मूल्यों और लोकतंत्र की सुरक्षा करने में न्यायपालिका ही न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत आगे बढ़कर इनको प्रोटेक्ट कर सकती हैं। ऐसे परिदृश्य में न्यायपालिका आमतौर पर विधायिका और कार्यपालिका के लिए निर्धारित क्षेत्रों में कदम उठाती है तो परिणाम न्यायिक कानून और न्यायपालिका द्वारा सरकार के रूप में ही सामने आते हैं। यदि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन सरकार या किसी अन्य तीसरे पक्ष द्वारा किया जाता है तब न्यायाधीश स्वयं नागरिकों की सहायता करने का कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी आगे की क्या एक राह हो सकती है न्यायिक सक्रियता की। देखिए, न्यायिक सक्रियता संविधान द्वारा समर्थित तो है नहीं, यह न्यायिक अधिकारियों द्वारा पूरी तरह तैयार एक उत्पाद है। जब न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता के नाम पर दी हुई शक्तियों की सीमा रेखा पर कदम उठाती है तो कोई ये नहीं कह सकता है कि न्यायपालिका तब संविधान में निर्दिष्ट शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा को समाप्त करने लगती है। न्यायाधीश अपने विकल्पों के अनुसार कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, जिससे वे न केवल शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ जाते हैं बल्कि यह कानून और अराजकता में अनिश्चितता भी पैदा कर सकता है, क्योंकि इस आधार पर प्रत्येक न्यायाधीश अपनी इच्छाओं और प्रशंसकों के अनुसार अपने कानून तैयार करना शुरू कर देगा। अतः संतुलन बनाए रखने के लिए न्यायिक अनुशासन पर विचार किया जाना चाहिए। कानून बनाना और कानूनों के बीच अंतर को भरना विधायिका का कर्तव्य है और इसे उचित तरीके से लागू करना न्यायपालिका का कार्य है। इसका लाभ यह है कि न्यायपालिका को केवल एक कार्य यानी अपने कार्य क्षेत्र को ही व्याख्या करनी होगी। परिणामतः इससे सरकार के सभी अंगों के बीच सुसंगत संतुलन और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखा जा सकता है। धन्यवाद।